for MSMEs और रुपी एक्सेप्टेबिलिटी इन वर्ल्ड मार्केट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि अब यूएस डॉलर में ना होकर हम रुपयों में भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं और कंट्रीज के साथ करने की। तो MSMEs they form the backbone of India's economy like all other businesses. MSMEs also require large amount of capital, and ignorance or lack of understanding on the easy access of to credit, also about the offers and schemes of banks, may lead you to be very ignorant all the time. So State Bank Academy is one of the apex training institutes of SBI in credit and IB field. We have 2 senior faculty members from that. I'll give a brief introduction of our speakers. We have Mr. Bharat Ahuja with us. He is the AGM and Faculty of Credit SBI, Credit and Risk Management. He has had exposure of various assignments and projects in bank finance, related areas like commercial, network, credit analysis, PPP projects, debt syndication or appraisal, private equities, etc. और हमारे साथ श्रीमती नीशू अग्रवाल भी उपस्थित हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। She is the AGM and Faculty of IB SBI Credit and Risk Management. At SBI since 2002, she has worked in various assignments in domestic branches and has also undertaken overseas assignments at Washington DC branch. तो दोनों का स्वागत। और रविंद्र नाथ जी हमारे बीच उपस्थित हैं। He is the Vice President Fair. We also welcome him. और SBI से सौरभ भी यहाँ पर उपस्थित हैं। We welcome everyone. और मैं निवेदन करती हूँ श्री भरत आहूजा से, यदि आप शुरू करना चाहें। Shall I start from here or? Our presentation is there. That pointer. So I think at the outset I would like to thank Export Promotion Council for handicrafts. सभी लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं? Yes. तो धन्यवाद करना चाहूँगा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स सर, उन्होंने हमें यहाँ मौका दिया यहाँ प्रेजेंटेशन करने के लिए और आप सबसे बातचीत करने के लिए भी। और अगर मैं मिस्टेकन नहीं हूँ तो आई थिंक इट इज नाउ मोर देन 35 years, 85-86 में इट वाज एस्टैब्लिश्ड, सो फॉर द लास्ट मोर देन 35-36 years आई थिंक they have been contributing for exporters and towards betterment of exporters also. So this is a small presentation. Actually we are a little bit behind schedule. We had to start at around 3:30 और आधा घंटा आगे हो चुका है। Anyway, basically the topic is about banking solution for MSMEs. But MSMEs का ना होते हुए presentation basically for exporters के लिए, because it has relevance for exporters only, और यहाँ पर मेरे ख्याल से सभी लोग exporters ही बैठे हुए हैं। MSMEs की बात करेंगे तो बहुत सारी schemes हैं। तो वो स्कीम जनरल स्कीम्स हैं जो एक्सपोर्टर्स पर भी एप्लीकेबल है, लेकिन एक्सपोर्टर्स के लिए जो स्कीम्स हैं और जो आरबीआई की तरफ से जो बेनिफिट्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो बेनिफिट्स हैं, वो सारे पास ऑन करते हैं। जितने भी बैंक्स हैं हमारे वो पास ऑन कर देते हैं। सो उसके अलावा अगर कुछ और ऐसी कोई स्कीम, मैं नहीं समझता कि उससे बेटर कोई स्कीम होगी जो आरबीआई परमिट करता है, क्योंकि प्राइसिंग के बारे में, वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में कह लीजिए, या इंटरेस्ट सब्सिडी के बारे में कह लीजिए, और ऑपरेशंस की तरफ से भी कह लीजिए, बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आरबीआई या गवर्नमेंट ऑलरेडी अलाउ कर रही है एक्सपोर्टर्स के लिए। अगर उसके अलावा देखेंगे, ठीक है, अगर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, या आई डोंट थिंक उसमें जाने से आपको कोई फायदा हो एक्सपोर्टर्स को। आई थिंक देयर इज नो बेनिफिट फॉर द एक्सपोर्टर्स टू गो अंडर दैट, पर्टिकुलरली अगर आपके पास ईसीसीसी कवर है तो देन यू कैन ऑलवेज नेगोशिएट फॉर कोलैटरल आल्सो। सो वो सब चीजें हैं। तो ये प्रेजेंटेशन बेसिकली इट इज रिलेटेड टू एक्सपोर्टर्स ओनली, नॉट अबाउट एमएसएमईज, या हम लोग क्या फंडिंग ऑप्शंस दे रहे हैं एमएसएमईज के लिए। सो विद दैट आई वुड लाइक टू स्टार्ट। सो दिस इज जस्ट अ स्नैपशॉट ऑफ आवर ट्रेड फाइनेंस। मेरे ख्याल से ये बताने की जरूरत नहीं है, हमारा जो
ट्रेड का जो ट्रेड बैलेंस है, इट हैज बीन इन द नेगेटिव फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स, और अप्रैल टू दिसंबर 22 में -$215 बिलियन का है। एमएसएमई शेयर्स के लिए क्योंकि 42.67% है टोटल एक्सपोर्ट्स का अगस्त 22 के फिगर्स है, तो एमएसएमई की कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट्स में बहुत ज्यादा है। स्टिल वी आर लैगिंग बिहाइंड। छोटा सा इंटरवेंशन कर दूं, हमारे बीच में आज कुछ आर्टिजन भी मौजूद है। अच्छा, आर्टिजन होते हैं ना, हाँ जी, जी, जी। तो हमारे बीच कुछ वो भी मौजूद है। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम चाहते हैं, प्रयास ये है कि एक व्यक्ति जो आर्टिजन है वो आर्टिजन से एंटरप्रेन्योर करे और एंटरप्रेन्योर से एक्सपोर्टर बने। तो आपको हर किस्म का व्यक्ति, एक्सपोर्टर भी मौजूद है और एक आर्टिजन भी मौजूद है। ओके, ये तो बेसिकली मुझे ये था कि एक्सपोर्टर्स के लिए है, तो एक्सपोर्टर्स के लिए मैंने ज़्यादा इसको फोकस पे रखा है। लेकिन अगर बात करें कि आर्टिजन्स हैं जैसे, और बहुत छोटे आर्टिजन्स हैं, तो मुद्रा स्कीम है, जैसे 10 लाख तक की मुद्रा स्कीम है, गारंटी कवर है उसके लिए बैंक्स को, इसीलिए बैंक्स उसमें कोई कोलेटरल लेते नहीं। सो दैट सॉर्ट ऑफ बेनिफिट इज देयर। उसके बाद CGTMSE स्कीम अप टू 2 करोड़ की है स्कीम, उसमें भी गारंटी कवर्स है, लेकिन उसमें जो प्रीमियम या जो फी है 1.2%, 1.1% के आसपास जो आती है, वो बोरोवर को पे करनी पड़ती है। ऑल द आउटस्टैंडिंग्स, हाँ वुमेन बेनिफिशरीज हैं तो उसमें कुछ बेनिफिट है 0.5% का जैसे, तो दैट बेनिफिट इज देयर। बाकी CGTMSE स्कीम अप टू 2 करोड़ तक के लिए, बियॉन्ड 2 करोड़ उसमें हाइब्रिड स्कीम हो सकती हैं, कोलेटरल के साथ और बिना कोलेटरल के, वो सब चीजें हैं। और अराउंड 75% का उसमें कवर मिलता है अगर अकाउंट NPA होता है बाद में जाके, और अगर बोरोवर्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम आती है रिकवरी में, तो बैंक्स को उसमें बेनिफिट होता है। इसीलिए अप टू 2 करोड़ तक बैंक की जहां तक इंस्ट्रक्शंस हैं, वेदर इट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कोई और भी बैंक है, फोकस ये रहता है कि कोलेटरल के बिना उसके अंडर उसको कवर किया जाए। CGTMSE स्कीम्स या बहुत छोटे लोन, जैसे मैंने कहा कि मुद्रा लोन है, वो प्राइम मिनिस्टर की इनिशिएटिव है, तो मुद्रा लोन के अंडर वो उसमें भी आप ले सकते हैं। बहुत छोटे छोटे जो लोन 10 लाख तक के जैसे। और तो ये तो खैर एक्सपोर्ट की बात आ रही है कि MSMEs की कंट्रीब्यूशन काफी रही है, ऑलमोस्ट 40 to 43% का कंट्रीब्यूशन MSMEs की तरफ से है। ये बेसिकली मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टॉप 10 और टॉप 10 मेजर इंपोर्ट आइटम्स कौन कौन सी हैं उसके हिसाब से है। देन देयर इज अ मेजर एक्सपोर्ट मार्केट्स US जैसे, और इंपोर्ट मार्केट कौन सी है, चाइना, UAE, US में। तो कुछ कंट्रीज आप देखेंगे दोनों साइड हैं, चाइना और USA दोनों साइड हैं, UAE दोनों साइड है। तो इस तरीके से ये दिस इज द कंपोजिशन ऑफ बेसिकली इंडियन मर्केंटाइल ट्रेड का। ये सर्विसेज के अलावा है बेसिकली। सर्विसेज में बात करेंगे तो ये मर्केंटाइल ट्रेड जो है, यहाँ पर आप देखेंगे 2005 में इंडिया की परसेंट ऑलमोस्ट 29 पे थी। इन 2021 इट हैज रिजन टू ऑलमोस्ट 18, सो अबाउट 10 नॉचेस का इंप्रूवमेंट है इंडिया का। ये सर्विसेज का है, तो सर्विसेज में एक्सपोर्ट्स आर बेटर एज कंपेयर्ड टू इंपोर्ट्स। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पॉजिटिव है, अप्रैल टू दिसंबर के फिगर देखेंगे तो $100.8 बिलियन पॉजिटिव है बैलेंस जो है। और सर्विसेज जो ट्रेड का है, की कंपोनेंट्स जो जैसे टेलीकॉम का है, ट्रांसपोर्ट का है, ट्रैवल का है, ये सर्विसेज के फिगर्स हैं बेसिकली। और ये डाटा है 2005 से 2021 का, जहां इंडिया की स्टैंडिंग है ऑलमोस्ट 18 से बढ़ के वो नंबर 8 पे आ गया। सो बेसिकली एज एन एक्सपोर्टर की बात करेंगे तो एज एन एक्सपोर्टर आपको इन एक्ट्स का पता होना चाहिए। जैसे फेमा है, डायरेक्शंस ऑफ RBI में, तो इसमें क्या क्या चीजें कवर करता है, जैसे एक्सपोर्टर के ऑब्लिगेशन है, EDF वेवर्स हैं, पीरियड ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स के बारे में। देन देयर इज अ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, उसमें IC कोड है, स्टेटस होल्डर्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स के बारे में। UCPDC गाइडलाइंस हैं विद रिगार्ड टू लेटर ऑफ क्रेडिट टू सेटल द डिस्प्यूट्स है के बारे में। DGFT गाइडलाइंस हैं, ECGC रिक्वायरमेंट्स जो कि गारंटी कवर के बारे में, FDI गाइडलाइंस हैं, OFAC गाइडलाइंस हैं। तो ये सब जो एक्ट्स हैं, ये दीज आर बेसिकली रिलेटेड टू योर इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के बारे में। और एक अच्छे एक्सपोर्टर के लिए जरूरी है कि इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होना जरूरी है, ताकि वो अपना काम अच्छी तरीके से कर सके। बैंक्स क्यों एक्सपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट फाइनेंस के लिए क्यों उनका रुझान है? तो एक तो टाइमली अवेलेबिलिटी है, ऑफ कोर्स बिजनेस हमने करना है तो उसके लिए एक्सपोर्टर्स एक हमारे क्लाइंट्स हैं, कस्टमर हैं हमारे लिए। एक्सपोर्टर्स के लिए क्योंकि टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स है, तो परचेज ऑर्डर जो मटेरियल करना है उसके लिए है। अफोर्डेबल रेट्स हैं, जो डोमेस्टिक क्रेडिट के लिए जो बैंक फंडिंग करता है बेसिस जो एक्सपोर्ट फंडिंग के लिए करता है, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट में फर्क रहता है। प्लस आगे जाके हम देखेंगे उसमें कुछ सब्सिडीज वगैरह भी हैं। तो रेट ऑफ प्राइसिंग की जहां तक बात है, अगर आप एक्सपोर्ट के लिए अगर आप लिमिट्स लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको बेटर प्राइसिंग मिलेगी बेसिस द डोमेस्टिक रेट, जो नॉर्मल आपका कैश रेट अकाउंट है या ओवरड्राफ्ट अकाउंट है उसके कंपैरेटिवली। फिर बैंक्स इसलिए भी इसमें कर रहे हैं क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स हैं, MSMEs के, एग्रीकल्चर एंड फॉर अदर सेक्टर्स आल्सो
जो इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट्स हैं उसमें जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट भी इसमें अचीव करते हैं बैंक्स थ्रू द एक्सपोर्ट फाइनेंस। एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन साइकिल टिपिकली क्या है कि सबसे पहले तो इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड जो लेना पड़ता है आपको फ्रॉम डीजीएफटी का। सेकंड नंबर पे आपका रजिस्ट्रेशन है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ या कम्युनिटी बोर्ड ऑफ एंड टेकिंग आरसीएमसी सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट है। थर्ड नंबर पे है ऑर्डर, एक्सपोर्ट ऑर्डर आएगा या फर्म ऑर्डर आएगा या जो भी एलसी के अगेंस्ट भी ऑर्डर आ सकते हैं या अदरवाइज ऑर्डर जो आ सकते हैं। फोर्थ नंबर पे है आप अप्लाई करते हो ईपीसी। ईपीसी इज बेसिकली एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट प्री शिपमेंट। इसमें ये देखिए जो प्री शिपमेंट है उसमें है कि गुड्स जो शिप होते हैं उससे पहले का फंडिंग और शिपमेंट होने के बाद की फंडिंग। तो ये दो चीजें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि एक चीज ये है कि एक्सपोर्ट में ये ख्याल रखने वाली बात है कि हमारे रिसोर्सेज जो है वो कंट्री से बाहर जा रहे हैं। अगर हमारे रिसोर्सेज कंट्री से बाहर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट आरबीआई ये पर्टिकुलर है कि क्या उन रिसोर्सेज की पेमेंट आई है या नहीं आई, इसलिए इसे प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस भी कहते हैं। ये प्री शिपमेंट की स्टेज पर और पोस्ट शिपमेंट की बाद। उसके बाद यहाँ पर डिसबर्समेंट है और ईपीसी। ईपीसी की जगह हम फॉरेन करेंसी में लेंगे तो उसे हम पैकिंग क्रेडिट फॉरेन करेंसी भी कहते हैं। 6 नंबर पे कस्टम फॉर्मेलिटीज है, डिक्लेरेशन है ईडीएफ या सॉफ्ट टैक्स फॉर्म्स के ऊपर जो है। 7 नंबर पे है शिपमेंट, जब यहाँ गुड्स को हम शिप करते हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट बिल डिस्काउंटिंग है, जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट बिल को डिस्काउंट करते हैं बैंक्स, मतलब कि जो बुक डेट्स हैं एक्सपोर्टर्स के जो बुक डेट्स हैं उसके अगेंस्ट जो फंडिंग आएगी। और इसको जब आप ये रिलीज करते हैं तो प्री शिपमेंट वाला जो पार्ट है वो एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि वही जो चीज है जो गुड शिप हो रहे हैं वो अब एक्सपोर्ट बिल फंडिंग के आ रहे हैं और उसी प्रोसीड्स के साथ जो प्री शिपमेंट वाला पार्ट है वो एडजस्ट हो सकता है। और ये लिमिट तब एडजस्ट होगी जब वहां से पेमेंट आएगी बाहर से। और बाद में आता है एक्सपोर्ट बिल रियलाइजेशन, जब उस बिल की पेमेंट आती है। और अगर पेमेंट ना आए किसी वजह से तो बिल को क्रिस्टलाइज करना पड़ता है, क्यों दैट मींस कि वी हैव टू रिकवर फ्रॉम द बोरोवर्स। यहाँ भी किसी वजह से पेमेंट नहीं आ रही तो कैसे करें, तो उस वजह से। और उसके लिए इसी के कवर्स भी हैं, इंडिविजुअल बायरवाइज कवर है। अगर वहां से कुछ क्लेम आ सकता है तो जो एक्सपोर्टर है वो वहां से क्लेम भी लॉन्च कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर दिस पार्ट फ्रॉम नंबर 1 to number 7 दिस इज प्री शिपमेंट, एंड फ्रॉम शिपमेंट ऑफ गुड्स टू रियलाइजेशन और क्रिस्टलाइजेशन दैट इज द पोस्ट शिपमेंट पार्ट। ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि किसी भी बिजनेस में एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है, कैश टू कैश साइकिल कहते हैं इसे। जब आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर उसका स्टॉक इन प्रोसेस, फिर फिनिश्ड गुड्स, फिर सेल होता है। सेल कैन बी ऑन कैश बेसिस जब इमीडिएट पेमेंट मिलती है, फिर कुछ रिसीवेबल्स होते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑर्डर मैंने ये लिखा है, एक्सपोर्ट ऑर्डर के बेसिस पे यहाँ पर हम फंड्स को रिलीज करते हैं। ऑफ कोर्स दैट एक्सपोर्ट ऑर्डर जब हम फंड्स रिलीज करते हैं उसके अगेंस्ट मटेरियल आता है, तो मटेरियल के लिए आपको स्टॉक स्टेटमेंट्स वगैरह देनी पड़ती है बैंक्स। बट ये जो साइकिल है इसके बेसिस पे एक्सपोर्ट ऑर्डर के बेस पे फंड्स रिलीज होंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक दैट इज अ प्री शिपमेंट फंडिंग। प्री शिपमेंट में आपका ईपीसी एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट, अगर इसी को आप फॉरेन करेंसी में लेते हैं तो कहते हैं पैकिंग क्रेडिट फॉरेन करेंसी। और पोस्ट शिपमेंट में जब आता है, जो कि सेल के बाद या एक्सपोर्ट्स के बाद आप कह सकते हैं टू फंड द एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स, वो फॉरेन बिल परचेज हो सकता है या एक्सपोर्ट बिल सेंट अंडर कलेक्शन अकाउंट हो सकता है। तो यानी कि बिल को परचेज करना है या उसको कलेक्शन में भेज देना और उसके बाद वहां से जो कैश आएगा उससे आपका ये एक्सपोर्ट फाइनेंस एडजस्ट हो जाता है। तो दिस इज अ 2 स्टेज प्रोसेस, वेरी क्लियर इन दिस केस। ये अगेन जो इंडियन रुपीस में भी कम कर सकते हैं, प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट और फॉरेन करेंसी में भी कर सकते हैं। तो फंड बेस्ड फैसिलिटीज, ये बेसिकली फंड बेस्ड फैसिलिटी है और वर्किंग कैपिटल। अगर आप फॉरेन करेंसी में लेते हैं तो ऑब्वियसली जो फॉरेन करेंसी का रिस्क है वो किसी हद तक कम हो जाएगा। आप डॉलर ले रहे हैं, डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं, तो बेसिकली वो फॉरेन करेंसी की फ्लक्चुएशन को आप उसको मिटिगेट कर रहे हैं। इसके अलावा ड्यूटी ड्रॉबैक लिमिट भी आ सकती है, कहीं जैसे ड्यूटीज वगैरह जो रिफंड आते हैं तो उसके अगेंस्ट भी ओवर एंड अबव दीज लिमिट्स बैंक्स डू हैव अ ड्यूटी ड्रॉबैक लिमिट्स आल्सो, जो कि ओवर एंड अबव है रेगुलर फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट्स के अलावा, जहां पर टैक्सेस का रिफंड है, इंसेंटिव्स आने उसके अगेंस्ट। और एक है क्रेडिट एक्सपोजर लिमिट, सीईएल लिमिट, जो मैंने लिखा है यहाँ पर फॉर हेजिंग पर्पसेस। सो इफ यू आर डीलिंग विद फॉरेन करेंसी, उसको हेज करना है तो उसके लिए क्रेडिट एक्सपोजर लिमिट है। एज पर आरबीआई गाइडलाइंस वी हैव टू टेक सम एक्सपोजर ऑफ द बोरोवर आल्सो। तो 2% का अगर 1 साल के लिए है तो जितनी लिमिट है, सपोज 100 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 100 करोड़ की नोशनल लिमिट है, 2% हो गया 2 करोड़, तो 2 करोड़ का हम एक्सपोजर लेते हैं बोरोवर के। दीज आर एज पर योर आरबीआई गाइडलाइंस वेयर वी हैव टू गेट द हेजिंग लिमिट्स एक्चुअली। सो टू स्टेजेस का जैसे कि मैंने कहा है, एक तो
तो अब ये है कि कौन से अमाउंट पे हम फंडिंग करते हैं। फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू मींस जो हम शिपमेंट कर रहे हैं उसका जो बोर्डिंग करनी है, शिपमेंट जो हो रही है गुड्स की, उसके ऊपर या डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम है उसके ऊपर आप फंडिंग कर सकते हैं। मार्जिन जैसे मैंने कहा कि 10% 15% मार्जिन भी हो सकता है इसमें, एज कंपेयर टू 20-25% जो कि डोमेस्टिक फंडिंग के लिए होता है। एंड देन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि फ्री ऑन बोर्ड के ओवर एंड अबव भी हम फंडिंग कर सकते हैं। जैसे कि कोई एग्रो बेस्ड, कोई कि यहाँ पर कोई एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट से कोई डील कर रहा है, एनीवन डीलिंग विद एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स, आप इसे कोई एनीवे, सो टोबैको, पेपर, कार्डामम, कैशू नट्स के लिए जैसे इनके ये ग्रेडिंग होती है एक्सपोर्टेबल और नॉन एक्सपोर्टेबल। तो जो नॉन एक्सपोर्टेबल पार्ट है वो डोमेस्टिक मार्केट में सेल होता है, उसके लिए लेकिन हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा क्योंकि वो नॉन एक्सपोर्टेबल। जो एक्सपोर्टेबल पार्ट है उसके लिए प्राइसिंग डिफरेंट होगी। सिमिलरली फॉर हैंड पिक्ड एंड सेलेक्टेड ग्राउंडनट और डीफैटेड केक्स के बारे में, तो इसमें भी जो एक्सेस अमाउंट है, अगर बाई प्रोडक्ट जैसे ऑयल निकलता है तो ऑयल जो है डोमेस्टिक मार्केट में वो सेल होता है, तो वो सेल जो है विद इन 30 डेज को करके एडवांस को एडजस्ट करना पड़ता है। सो दैट इज बेसिकली फंडिंग हो रही है लेकिन फ्री ऑन बोर्ड से ओवर एंड अबव हो रही है। सिमिलरली ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम्स हैं, कैश इंसेंटिव्स हैं, दैट इज अगेन सेपरेटली। और सेकंड स्टेज ऑफ कोर्स पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस है, जिसमें कि हम बिल के ऊपर फंडिंग करते हैं, 100% ऑफ द बिल फाइनेंस हम कर सकते हैं। उसमें बेसिकली प्री शिपमेंट में कुछ मार्जिन होगा, फॉरेन बिल परचेज में जितने का भी बिल है पूरा का पूरा हम उसको डिस्काउंट करके आपका प्री शिपमेंट एडवांस है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट पेमेंट आ रही है तो उससे आपकी प्री शिपमेंट फाइनेंस एडजस्ट हो सकता है। अब इसका रीजन क्या है कि व्हाई दीज आर टू स्टेजेस। रीजन ये है कि एक तो मैंने पहले कहा कि भाई हमारे रिसोर्सेज बाहर जा रहे हैं एंड आरबीआई एंड गवर्नमेंट इज वेरी पर्टिकुलर कि आप जो रिसोर्सेज बाहर जा रहे हैं तो उनकी क्या पोजीशन है, क्या उनकी पेमेंट आई है नहीं आई। प्री शिपमेंट एडवांस अगर एडजस्ट हो रहा है लेकिन अगर पोस्ट शिपमेंट एडवांस नहीं हुआ है तो पोस्ट शिपमेंट ये बताता है गुड्स शिप हो चुके हैं, मतलब इंडिया से बाहर चल चुके हैं, इसीलिए पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस है। सेकेंडली ईसीजीसी कवर जब वो होता है, अगर उसके पास क्लेम आ जाता है और जो भी आपकी लिमिट्स जो सैंक्शन होती है वो ईसीजीसी को कॉपी जाती है, कौन कौन सी लिमिट सैंक्शन हुई है। अगर बाद में कुछ प्रॉब्लम आती है ईसीजीसी कैन रिजेक्ट द क्लेम। अगर सिर्फ प्री शिपमेंट का फाइनेंस आपने लिया है, पोस्ट शिपमेंट का फाइनेंस नहीं लिया है और पेमेंट नहीं आ रही है, ईसीजीसी से आपको क्लेम शायद नहीं मिलेगा, वो कहेगा आपके पास पोस्ट शिपमेंट की फैसिलिटी नहीं है। दैट इज वन प्रॉब्लम। एलिजिबल एक्सपोर्टर्स कौन कौन है, तो क्या सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट्स कवर होते हैं? यस, गैट्स के हिसाब से अराउंड 161 ट्रेडेबल सर्विसेज हैं, वो कवर होती हैं इसमें। और ओवरसीज प्रोजेक्ट्स भी है, लेकिन ये जो ओवरसीज प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत छोटे प्रोजेक्ट्स इसमें नहीं आएंगे। अगर एसबीआई की बात करेंगे रफली अराउंड 100 करोड़ के आसपास का टिकट साइज होगा, तो वो वहाँ पर। और सेकेंडली क्या है कि मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन है, वहाँ पर जो हमारा फॉरेन ऑफिस में जो हमारा एसबीआई का भी फॉरेन ऑफिस है, वहाँ पर ज्यादा चांसेस है कि वहाँ पर ये यहाँ से लोन सैंक्शन होगा, वहाँ पर पार्क होगा। तो जो ओवरसीज प्रोजेक्ट्स हैं जैसे एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स या प्रोजेक्ट्स के लिए बाहर के लिए, टर्न की प्रोजेक्ट्स हैं उनकी एग्जीक्यूशन के लिए, और वी कैन से सिविल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जो बाहर जॉइंट वेंचर हो सकता है या अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं उन चीज़ों के लिए भी हम लोग फंडिंग कर सकते हैं। नॉन फंड फैसिलिटी हो सकती है बैंक गारंटीज वगैरह के लिए। तो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कहीं कहीं पर जैसे ड्यूटी वेवर्स हैं, वहाँ पर कस्टम्स को ड्यूटी वेव करनी है तो कहेंगे ठीक है आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन एक्सपोर्ट आपको करना है नेक्स्ट 6 ईयर्स के लिए, तो उसके लिए वो कहते हैं बैंक गारंटी दो। तो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस के लिए पीएम बैंक्स जो है बैंक गारंटीज देते हैं by seeing the credibility of the borrower that whether they will be able to achieve the export targets or not. Manufacturer exporter with or without the supporting manufacturers, also merchant exporter tied to supporting manufacturer and service providers, ये eligibility इसमें आ सकती है। Credit exposure limits के बारे में मैंने आपको बताया कि hedging purpose के लिए and derivative transactions के लिए। टर्म लोन नॉर्मल टर्म लोन है, अगर आपने प्रोजेक्ट सेटअप करना है वो that has nothing to do with the export, but basically आपको अगर प्रोजेक्ट वाला लगाना है, आप एक्सपोर्टर हैं, तो टर्म लोन की जो वायबिलिटी विजिबिलिटी आएगी उसके हिसाब से लेंडिंग आपको मिल सकती है। सो एक तो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है इंक्लूडिंग एमएसएमईज जो खुद प्रोडक्ट बनाता है और एक्सपोर्ट कर रहा है। सेकेंडली देयर कैन बी मर्चेंट एक्सपोर्टर जो इंटरमीडिएट है, जो खुद मैन्युफैक्चरर नहीं है लेकिन वो किसी से खरीद के और बाहर सप्लायर को कर रहा है, उसके लिए भी ये एक्सपोर्ट फंडिंग कर सकते हैं। सब सप्लायर्स को भी हम इसमें एक्सपोर्ट फाइनेंस दे सकते हैं।
ऐसे एक्सपोर्टर्स जो स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन या मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन या अदर एक्सपोर्ट हाउसेस के थ्रू कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स, उनको भी एक्सपोर्ट के लिए फंडिंग मिल सकती है। अच्छा, कुछ ऐसे भी है जहां पर आपको बाहर जाके आपने एग्जीबिशन लगाई है और वहां पर कुछ सेल हो गया, तो उस चीज को भी कवर कर सकते हैं एक्सपोर्ट फाइनेंस। सेकेंडली, फ्लोरिकल्चर, ग्रेप्स और अदर एग्रोबेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए जहां पर मान लीजिए कि कुछ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स या अदर इनपुट्स की जरूरत है, वहाँ के उसके लिए भी एक्सपोर्ट फंडिंग वगैरह हो सकती है। बट ये एक्टिविटी जो है नाबार्ड या और कोई एजेंसी के थ्रू फंडिंग या वहाँ पर नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फंडिंग का। देन देयर आर सम एग्री एक्सपोर्ट जोन्स हैं, वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर एक्सपोर्टर्स जो हैं उनसे टाइप करते हैं फार्मर से, और उनको सप्लाई या जो भी इनपुट्स हैं वो उनको सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। तो उस चीज़ के लिए भी एक्सपोर्ट फंडिंग की जा सकती है। और पैकिंग क्रेडिट फॉरेन करेंसी, अगर कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में यूनिट्स हैं, सप्लायर और रिसीवर दोनों, तो उसके अगेंस्ट भी एक्सपोर्ट फंडिंग हो सकती है। एडवांस फीचर्स क्या हैं इसके प्री शिपमेंट के? तो एक तो वी डू ऑब्टेन द ओपिनियन रिपोर्ट्स ऑन फ्रॉम DNV या BRANCOM एजेंसीज हैं, उनसे हम बाहर के जो इम्पोर्टर है उसके बारे में ओपिनियन ले सकते हैं। ये देखा जाता है कि आपको एक्सपोर्ट पॉलिसीज के बारे में कितनी नॉलेज है। देन वी हैव टू सी दैट द कमोडिटी इन व्हिच द एक्सपोर्टर्स आर डीलिंग इज नॉट अंडर प्रोहिबिटेड, रिस्ट्रिक्टेड या पैनलाइज्ड आइटम्स तो नहीं है। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फेमा का कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए, क्रेडिट वर्दीनेस वगैरह के बारे में है। इसके अलावा जैसे कि जहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा है, जैसे मान लीजिए श्रीलंका में हो रहा है या अफगानिस्तान में हो रहा है, तो कंट्री की क्या पोजीशन आजकल, जैसे कि यूक्रेन है जैसे, तो ग्लोबल सैंक्शंस हो सकते हैं। कहीं पर यूएस ने अगर सैंक्शंस लगाए हैं कहीं पर, तो जैसे कंट्रीज रशिया है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, सूडान, म्यांमार, तो इन सब चीज़ों में डॉलर में आप डील नहीं कर सकते। तो क्या इंस्ट्रक्शंस हैं उसकी, उसके बारे में भी आप उसी कि कहाँ पर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। Precautions while disbursing EPC to sub-supplier supplying the goods to the export house और merchant exporter में अगर आप कर रहे हैं तो उसमें कंडीशंस हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, थ्रू उसके हो रहा है। तो हम अंडरटेक लेते हैं एक्सपोर्ट हाउस या मर्चेंट एक्सपोर्टर से कि उन्होंने पैकिंग क्रेडिट नहीं लिया हुआ है अगेंस्ट द सेम ट्रांजेक्शन टिल द टाइम द ओरिजिनल पैकिंग क्रेडिट इज लिक्विडेटेड। वहां से अप्रेजल डिसबर्समेंट इश्यूज वगैरह में आ सकते हैं प्री शिपमेंट में, जैसे कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड का होना जरूरी है। आफ्टर GST दिस इज बेसिकली द पैन नंबर। Updation of IC online by the exporter every year from April to June, ये update इसको not be in the RBI caution list या ECGC की specific approval list में नहीं आना चाहिए। Importers जिसके ऊपर bills drawn है, they should not figure in the buyer by specific approval list। Export is not to a restricted country like पाकिस्तान है जैसे, तो पाकिस्तान के लिए सिर्फ थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट्स के लिए अलाउड है एक्सपोर्ट्स, अदरवाइज वो रिस्ट्रिक्टेड कंट्री है। और भी कुछ रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज हो सकती हैं एज पर ECGC लिस्ट, उसके लिए प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है ECGC का। फिर ऑर्डर की जेन्युइननेस, नॉन LC भी हो सकता है, LC बेस्ड भी हो सकता है। कोई अगर एडवांस मिला ऑर्डर के अगेंस्ट तो वो वहां से आपको रिड्यूस करके ही फंडिंग मिलेगी, बिकॉज दैट एडवांस हैज बीन ऑलरेडी रिसीव्ड बाय। फंड एंगल क्लियरेंस हम ले सकते हैं टू एंश्योर द इक्विटी, दैट इज अ इंटरनल थिंग दैट वी हैव टू टेक। तो ये बेसिकली वर्किंग कैपिटल फाइनेंस है। और अगर आप देखेंगे तो वैसे तो जितना आपका ऑपरेटिंग साइकिल है, अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल है 3 महीने का, 4 महीने का, तो उस हिसाब से फंडिंग आपको मिलेगी। अदरवाइज नॉर्मली RBI कहता है कि इट शुड नॉट एक्सीड 180 डेज, इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय अनदर 90 डेज अप टू 270 डेज। और किसी किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में अगर कोई बियॉन्ड द कंट्रोल है कोई चीज आपके, तो फिर फर्दर 90 डेज के लिए आपको अलाउ कर सकते हैं, बट दैट इज द मैक्सिमम लिमिट्स। नॉर्मली वी गो एज पर द वर्किंग कैपिटल साइकिल, ये कितनी देर के लिए। ऑर्डर बाय ऑर्डर या रनिंग आउट फैसिलिटी, दोनों में फर्क ये है कि सपोज आपने एक ऑर्डर दिया और उसके अगेंस्ट आप फंडिंग ले रहे हो, तो उस ऑर्डर को जो अगेंस्ट जो फंडिंग मिली है उस ऑर्डर की पेमेंट आएगी, तभी वो फंडिंग वो जो आपने फंडिंग ली है उसको एडजस्ट करें। रनिंग आउट फैसिलिटी में ये जरूरी नहीं है कि जो आपको जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आपने फंडिंग ली है, अगर सपोज उस ऑर्डर की पेमेंट लेट हो जाती है, किसी दूसरे ऑर्डर की पेमेंट आ गई है, तो उस पेमेंट के अगेंस्ट आप उस ऑर्डर को
एडजस्ट कर सकते हैं। दैट इज बेसिकली रनिंग ऑन फैसिलिटी, दोनों में यही फर्क है। पर डेफिनेटली अगर उस ऑर्डर की पेमेंट नहीं आई है तो डेफिनेटली वो आउटस्टैंडिंग में रहेगा, तो वो उसमें रिफ्लेक्ट करता रहेगा, वो चीज आपको ख्याल रखनी पड़ेगी। तो इसके इट कैन बी डन इन फॉरेन करेंसी आल्सो, इट कैन डन इन इंडियन रुपीज आल्सो। दिस इज अबाउट द रनिंग आउट फैसिलिटी। तो बेसिकली किसी का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल्स नहीं है ड्यूरिंग द लास्ट 3 कैलेंडर इयर्स, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस मींस के पहले एक्सपोर्ट बिल के अगेंस्ट जो फंडिंग मिली है और किसी और बिल के अगेंस्ट अगर पेमेंट आती है तो उसके अगेंस्ट उसको एडजस्ट हो जाता है। सब सप्लायर्स को ये फैसिलिटी अलाउड नहीं है करके। और जितने भी पैकिंग क्रेडिट लिमिट्स हैं उसमें हम चेक बुक अलाउड नहीं करते हैं। वो नॉर्मली जो फंडिंग है वो उस अकाउंट को डेबिट करके हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। करंट अकाउंट से आप फर्दर ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लिमिट है ईपीसी लिमिट, दिस इज टू बी एडजस्टेड फ्रॉम एक्सपोर्ट प्रोसीड्स ओनली। तो मिसयूज को अवॉइड करने के लिए उस अकाउंट में हम चेक बुक्स नहीं देते। पोस्ट शिपमेंट की बात करते हैं तो परचेज डिस्काउंट ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, कन्फर्म्ड ऑर्डर्स या एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स विद एलसी और विदाउट एलसी के अगेंस्ट भी आप कर सकते हैं। एक्सपोर्ट बिल सेंड अंडर कलेक्शन बेसिस पे हो सकते हैं। कंसाइनमेंट बेसिस पे अगर हम कुछ कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स तो उसके अगेंस्ट भी पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस है। ड्यूटी ड्रॉबैक एंटाइटलमेंट्स के अगेंस्ट है और अनड्रॉन बैलेंसेस ऑन एलसी या रिटेंशन मनी, बट रिटेंशन मनी सर्विसेज के केस में अलाउड नहीं है। इन सभी जगह पे हम देखेंगे कि भाई बायर स्पेसिफिक अप्रूवल लिस्ट उसमें नहीं आ रहा है। लिक्विडेशन कैसे होगी पोस्ट शिपमेंट की? जब आपको पेमेंट आएगी। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट है जिसमें आप एक्स्ट्रा फंड्स जो पार करके रख सकते हैं, वहां से भी आप ये पोस्ट शिपमेंट फैसिलिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। और कोई दूसरा बिल है जिसके आपने फंडिंग नहीं ली है, अगर उसकी प्रोसीड्स आती है तो वहां से भी आप पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। पीरियड कितने देर का है? नॉर्मली डिमांड बिल जिसमें आपको कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड दैट इज अराउंड 25 डेज एज स्पेसिफाइड बाय फेडाई, उसके अंदर उसकी पेमेंट आ जानी चाहिए। तो व्हाट इज द नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड, ये हम अभी आपको बताते हैं। जहां पर यूजेस है तो नॉर्मली 180 डेज या 270 डेज के अंदर उसके लिए ये उस पीरियड के लिए आपको पोस्ट शिपमेंट एडवांस दिया जाता है। बट अगेन लाइक आई सेड, अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल कम है, 1 महीने में पेमेंट आ रही है, 2 महीने, तो उसके हिसाब से बैंक असेस करेगा लिमिट और उससे दीस आर द मैक्सिमम लिमिट दैट इज गिवन बाय द आरबीआई। तो अगेन लिबरल टर्म्स पे है। नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड किसे कहते हैं? दैट इज द एवरेज पीरियड नॉर्मली इन्वॉल्व्ड फ्रॉम द डेट ऑफ नेगोशिएशन परचेज डिस्काउंट बिल टिल द रिसीट ऑफ बिल प्रोसीड्स इन द नोस्ट्रो अकाउंट ऑफ द बैंक एज प्रेजेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय फेडाई। तो नोस्ट्रो अकाउंट जो होता है उसमें जब प्रोसीड्स आएंगी एंड फ्रॉम द डेट ऑफ नेगोशिएशन या जो बिल डिस्काउंट करेंगे उसको कहते हैं नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड। इट इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद द टाइम टेकन फॉर अराइवल ऑफ गुड्स ऑफ द ओवरसीज डेस्टिनेशन, उसके साथ नहीं है लिंक। गोल्ड कार्ड स्कीम है एक्सपोर्टर्स की, आरबीआई ने एक स्कीम निकाली थी। इसमें बेसिकली जो ब्लैक लिस्टेड एक्सपोर्टर्स हैं फ्रॉम ईसीजीसी वो नहीं आएंगे, या जिनका ओवरड्यू बिल्स हैं मोर देन 10% प्रीवियस ईयर टर्नओवर्स का। तो लिमिट्स बेसिकली इसमें क्या है, इन प्रिंसिपल 3 साल के लिए सैंक्शन कर देते हैं, हर साल वो रिव्यू हो जाती है, तो इजी रिन्यूअल है। स्टैंड बाय लिमिट हो सकती है 20% की इस केस में। गोल्ड कार्ड होल्डर्स कैन बी गिवन प्रेफरेंस इन ग्रांटिंग पैकेट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी आउट ऑफ बैंक्स फंड्स अंडर एफसीएनआरबी। सो फॉरेन करेंसी में अगर आप बैंक के पास कुछ फंड्स पड़े हैं तो वो फॉरेन करेंसी में वो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी बेसिकली। और बेसिकली क्या है कि इसमें जो रिक्वेस्ट है, वेदर इट इज फ्रेश एप्लीकेशन, रिन्यूअल है, एडॉक लिमिट है, उसको जल्दी प्रोसेसिंग करने का भी इस पे रहता है। कुछ और अगर वेवर चाहे बैंक्स तो वो कंसीडर कर सकते हैं बेस्ड ऑन एक्सपोर्टर टू एक्सपोर्टर। प्राइसिंग बेनिफिट्स क्या क्या है? एक तो फाइनल प्राइसिंग है, जितने भी बैंक्स हैं वो इसमें प्राइसिंग आपको बेटर दे रहे हैं। जैसे कि एसबीआई है, we are giving T-bill rates, treasury bill rates and 91. So there are 2 rates. One is 91 days and second is 182 days. So this is much less than your MCLR rate या EBLR rate जो उससे comparatively कम है। जो रुपी एक्सपोर्ट बैंक के लिए जो पैकिंग क्रेडिट फॉरेन करेंसी है उसके लिए अल्टरनेट रेफरेंस रेट्स है। पहले लाइबर वगैरह था, अब उसकी जगह पे जो ARR आ गया उसकी जगह पे। मार्जिन्स भी जो आते हैं इसमें, जैसे कि नॉर्मल अगर आप कहेंगे डोमेस्टिक लिमिट्स में आपको स्टॉक्स के अगेंस्ट या रिसीवेबल के अगेंस्ट 20%, 30%, 25% तक जाते हैं। यहाँ पर 10% मार्जिन्स पे भी फंडिंग कर सकते हैं, 15% मार्जिन या 10% मार्जिन पे भी हो रहा है फंडिंग। कुछ एडवाइजरी सर्विसेज हैं, जैसे हमारे यहाँ मिस्टर सौरभ बैठे हैं,
तो ये ट्रेजरी ऑफिसर्स हैं बैंक के, तो मार्केट ट्रेंड्स के बारे में, रुपी मूवमेंट्स के बारे में, या फिर कुछ वेरियस प्रोडक्ट्स के बारे में, ऑप्शंस वगैरह के बारे में, ये कस्टमर के साथ इन टच रहते हैं, दे कैन गाइड द कस्टमर्स आल्सो। तो ऐसे डिफरेंट बैंक्स डिफरेंट ऑफरिंग्स कर रहे हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट फंडिंग है, तो एक्सिम बैंक जो है वो आपने सुना होगा, जैसे कि एक्सपोर्ट लाइन ऑफ क्रेडिट देता है। वो बेसिकली जो एक लाइन ऑफ क्रेडिट है वो उन इंपोर्टर्स के लिए जो इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो दैट मींस इनडायरेक्टली दे आर बेनिफिटिंग द इंडियन एक्सपोर्टर्स। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से। इट वाज बेसिकली इन बिटवीन देयर वाज सम गैप, तो दोबारा इंट्रोड्यूस करी थी, तो इट इज एप्लीकेबल अप टू 31 मार्च 2024। इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हुई थी, जैसे एचएस लाइंस आपने सुना होगा, हार्मोनाइज्ड लाइंस हैं जो 416, उसमें टेलीकॉम सेक्टर के लिए इसलिए इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक पीएलआई स्कीम भी है, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव। उसमें उन्होंने कुछ वो इंसेंटिव दे रहे हैं ओवर द इंक्रीमेंटल टर्नओवर ऑफ अप टू 4 to 6% का, जो कि बेस ईयर का टर्नओवर था उससे ऊपर जो जाएगा उसमें 4 to 6% का इंसेंटिव दे रही गवर्नमेंट। तो उसको क्योंकि डबल बेनिफिट मिल रहा था टेलीकॉम सेक्टर को, इसलिए ये आउट ऑफ द प्रीव्यू कर दिया गया है इसमें इंटरेस्ट। लेकिन एमएसएमईज के लिए ये अलाउड है। सो 3% एमएसएमईज के लिए है और 2% जो ये इंटरेस्ट सब्सिडी है वो नॉन एमएसएमईज के लिए है ऑन 410 एचएस लाइंस। अभी अगर आप देखेंगे कंपेयर करेंगे तो पहले ये 5% था एमएसएमईज के लिए और 3% था नॉन एमएसएमईज के लिए। बट स्टिल इसलिए गवर्नमेंट ने इसलिए किया है क्योंकि एक तो एमएसएमईज का स्कोप बहुत ज्यादा है, इंक्रीज कर दिया गया। 2020 की जो डेफिनेशन है उसमें लॉट ऑफ यूनिट्स व्हिच आर नॉन एमएसएमईज कैन नाउ बी कवर्ड इनटू एमएसएमई यूनिट्स। तो एक तो वो है। आउटफ्लो अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से देयर इज इंक्रीज ऑफ 23% एलोकेशन ऑफ इंटरेस्ट सब इक्वलाइजेशन 2376 करोड़ से 2932 करोड़ पहुंच गया। तो बेसिकली उसका जो आउटले है वो बढ़ गया है, लेकिन ओवरऑल 3% आ गया है एमएसएमईज के लिए। तो मीडियम एंटरप्राइजेस पहले इनफैक्ट जो हो सकता है कि मीडियम एंटरप्राइज होगा, अब वो स्मॉल की कैटेगरी में आ रहा होगा एज पर द रिवाइज्ड डेफिनेशन। रिवाइज्ड डेफिनेशन नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे। एक इसमें कंफ्यूजन था विद रिगार्ड टू पीएलआई स्कीम के बारे में। अगर आप पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट देखें, एक्सटेंडेड स्कीम नॉट अवेलेबल टू दोज अवेलिंग बेनिफिट अंडर एनी पीएलआई स्कीम। तो ये 8 मई 2022 को क्लैरिफाई आ गया था आरबीआई की तरफ से कि जिस बेनिफिशियरी को हो सकता है, लेकिन अगर वो सेगमेंट अलग है तो उसको इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन भी मिलेगी और पीएलआई स्कीम जिसके अंडर वो सेगमेंट वो अलग अलग चीजें हैं। तो ये एमएसएमई की डेफिनेशन है आज की डेट में। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट्स माइक्रो स्मॉल और मीडियम के हिसाब से इसमें लार्ज स्कोप इसलिए हुआ है क्योंकि जो टर्नओवर है इसमें एक्सपोर्ट्स इंक्लूड नहीं है। मान लीजिए 250 करोड़ है, टोटल टर्नओवर है 500 करोड़ का और उसमें 300 करोड़ जो एक्सपोर्ट्स हैं तो वो 250 करोड़ की उसमें कैटेगरी में आ जाएगा। सिमिलरली 50 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज बेस्ड ऑन द इनकम टैक्स रिटर्न्स। जो डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स रिटर्न में आप क्लेम कर रहे हैं ये डेप्रिसिएटेड वैल्यू दिस इज द अर्लीस्ट की जो पहले डेफिनेशन थी वो ओरिजिनल आउटले भी थी और उसमें एक्सपोर्ट्स वगैरह भी इंक्लूड था। तो दैट्स व्हाई द एमएसएमई डेफिनेशन इट हैज बीन एनलार्ज्ड और बहुत सारे यूनिट्स हैं जो एमएसएमई के अंडर आ रहे हैं आज की डेट में जो पहले नहीं आते थे। ये 26 सेक्टर हैं जिसके ऊपर इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन मिलता है। फॉन्ट इज अ लिटिल बिट लेस बट दीज आर द 26 सेक्टर्स। यहाँ पर 23 आपको नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पर जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल मशीनरी, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर एमएसएमईज के लिए अलाउड है जो कि अदरवाइज नॉन एमएसएमईज के अलाउड नहीं था। एंड ऑल आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एमएसएमईज अदर देन दोस कवर्ड अबव। तो इसके लिए आपको इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के अंडर आपको बेनिफिट मिल सकता है। ये वो क्लैरिफिकेशन है जो 31 मई 2020 रिगार्डिंग द पीएलआई फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सब डिक्लेरेशन लेना है इसमें एक्सपोर्टर से कि we declare that we are not availing benefits under the PLI scheme of the government in the sector for which this application for pre and post shipment credit under the interest equivalence scheme has been made. तो ये simple declaration लेके you can claim the interest that benefit. DGFT ने एक ऑनलाइन मॉड्यूल भी इंट्रोड्यूस किया है। तो एक यूनिक नंबर वो जनरेट होगा जो कि आपको ब्रांच में देना है फॉर क्लेमिंग द इंटरेस्ट सब्सिडीज। This is the information to be filled by the banks. I am not going to these things. ECGC के लिए क्योंकि हमारे पास एक presentation होनी है from ECGC, तो I hope that most of the things will be covered by him under the ECGC. कुछ specific questions होंगे तो आप उनसे पूछ सकते हैं। पर as far as ECGC cover is concerned,
तो बैंक्स जो है वो टाई अप है ईसीजी के साथ, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टाई अप है ईसीजी के साथ। इसमें हम प्री शिपमेंट के लिए ए रेटेड कस्टमर को एंड अबव उनसे हम चार्जेस नहीं ले रहे हैं, लेकिन बिलो ए रेटेड कस्टमर जो कि नॉर्मली एमएसएमई जैसे आप लोग हैं तो अनरेटेड होंगे, एक्सटर्नल रेटिंग तो होगी नहीं आपकी, तो आप सभी लोग उस कैटेगरी में आते हैं। तो प्री शिपमेंट का जो प्रीमियम है, जो फीस है ईसीजी को जाती है, दैट इज अराउंड 5.5% पर 100, वो हम बोरो से क्लेम करते हैं प्री शिपमेंट के लिए। पोस्ट शिपमेंट के चार्जेस नहीं हम रिकवर कर रहे, उससे हम दैट वी आर एब्जॉर्बिंग दैट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द बैंक एक्चुअली। पर उसमें जो रिस्क और बेनिफिट क्या है, ये दिस स्कीम इज फ्रॉम द बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर कल को एनपीए होता है तो एज पर द स्कीम 50%, 75%, नॉर्मली 75% तक का जैसे क्लेम है तो बोरो को नहीं देना पड़ेगा, वो क्लेम ईसीजी वाला पे कर सकता है। अगेन इट इज एन इंश्योरेंस कंपनी, तो क्लेम लेना है उसके अगेंस्ट कुछ उसकी स्टिपुलेशन वगैरह जो भी है गाइडलाइंस है उसके अगेंस्ट हमें देखना पड़ेगा। पर क्योंकि पोस्ट शिपमेंट का जहां कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं, हम ये एडवाइस करते हैं बोरोर्स को कि आप लोग अपने लेवल पे बायर वाइज कवर ले लें। रीजन इज कि जब आपका अकाउंट एनपीए होगा तभी बैंक्स को वो क्लेम मिलेगा एंड दिस क्लेम इज एप्लीकेबल ओनली अप टू द बैंकिंग लिमिट्स। सपोज आपका एक्सपोजर है 20 करोड़ का, आपका पेमेंट आनी 20 करोड़ की, लिमिट है 5 करोड़ की, तो ये जो ईसीसी कवर है, जो होल टर्नओवर जो कि बैंक के साथ टाइप है, वो 5 करोड़ तक ही कवर करता है। अब अगर आपका अकाउंट स्टैंडर्ड है, एनपीए नहीं बना है और स्टिल आपको क्लेम करना है, तो आपके अगर पास अपने पास पॉलिसी अगर होगी तो आप ईसीसी से क्लेम ले सकते हैं, बिकॉज योर अकाउंट इज स्टिल स्टैंडर्ड, एनपीए नहीं बना है। तो ये बेनिफिट है, क्योंकि पोस्ट शिपमेंट में एडिशनल चार्जेस कोई नहीं है। तो रिस्क क्या क्या है भाई, देयर कैन बी नॉन लिक्विडेशन ऑफ प्री शिपमेंट एडवांस और एक्सपोर्टिंग द गुड्स। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में नॉन रियलाइजेशन हो सकता है, कंट्री रिस्क भी हो सकता है, ट्रांजिट रिस्क हो सकता है, एक्सचेंज रिस्क हो सकता है जहां पर फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है। दिस इज पैकिंग क्रेडिट एंड पोस्ट शिपमेंट, दैट्स व्हाई आई सेड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिमिट्स। अगर आपके पास पोस्ट शिपमेंट की लिमिट नहीं है और आपने क्लेम लेना है तो वो क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। What is not included here is basically export on deferred terms, turnkey projects, construction works और service contracts. जो ड्यूटी ड्रॉबैक या कैश कैपेसिटी सपोर्ट है उसके अगेंस्ट ये कवर अवेलेबल नहीं है। सेंट्रल पीएसयूज पे ये अप्लाई नहीं करता है और एलसी बैक पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट पर भी ये अप्लाई नहीं करता है, क्योंकि एलसी में बैंक की कमिटमेंट है। पर अगर नॉन कॉरेस्पोंडेंट बैंक है then we may treat it as a clean bill, we may not consider it as backed by LC, तो वहां पर इसी कवर बैंक्स ले सकते। बाकी ये जो सर्कुलर है बेसिकली ये जनरल ज्वेलरी सेक्टर के लिए है, जो कि मई में आया था। पहले इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, दे अप टू 100 करोड़ दे आर नॉट अलाउड, उन्होंने रीइंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि वो कुछ केसेस ऐसे हुए थे जहां पर इसी ने ये क्लेम कर लेना बंद कर दिया था, बट दे हैव रीइंट्रोड्यूस्ड विद सम रिवाइज्ड गाइडलाइंस अंडर जनरल ज्वेलरी सेक्टर। तो बेसिकली डिटेल्स वगैरह आई थिंक इसी जो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे वहां से आप भी ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वी कैन टेक इट। और नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैडम यहाँ पर रुपी एक्सेप्टेबिलिटी के वहाँ बताइए। मेरा एक क्वेश्चन है, आपने मुद्रा लोन की बताया, तो बेसिकली होता क्या है, जब कोई जाता है मुद्रा लोन ले तो उसे बैंक डिनाई करती है किसी न किसी रीजन से, पेपर वर्क की वजह से या कुछ, तो उसमें क्या करना चाहिए और कौन कौन सी बैंक्स हैं जो उसको देती हैं? नहीं, सभी बैंक्स देती हैं। देखिए फंडिंग की जहाँ तक बात है तो बेसिकली थोड़ा सब्जेक्टिविटी होता है इसमें, क्योंकि हो सकता है मेरे हिसाब से आपका यूनिट वायबल है और कोई और पर्सन मिल जाए बैठा है तो उसको लगेगा कि पता नहीं इसको फंडिंग करूँ या ना करूँ। बट इसमें ये है कि क्योंकि रिस्क कम है, ट्रस्ट की तरफ से गारंटी है, गवर्नमेंट की तरफ से गारंटी है, मेरे ख्याल से क्योंकि छोटे अमाउंट्स के लोन है तो अगर किसी का माइंडसेट वैसा है तो मैं कह नहीं सकता। बट अदरवाइज मोस्टली ऐसा होता है जो लोग जाते हैं उन्हें डिनाई करा जाता है पहले, वो अगर किसी रेफरेंस से जाते हैं तभी उनका हो पाता है, वरना नहीं होता, ये चीज होती है। क्या ये मैंने कहा कि परसेप्शन है, इंडिविजुअल केसेस तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि ये इसमें रिस्क थोड़ा कम है बैंक्स के लिए, सीटीएमएस स्कीम या मुद्रा लोन छोटे केसेस हैं और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बहुत ज्यादा परेशानी आएगी अनलेस एंड अनटिल
प्राइम फेसिस को लगे कि हाँ भाई यहाँ पर डाइवर्जन है फंड्स की या काम ही नहीं करता था। मुझे याद है जो जब मैं ब्रांच में था तो मैंने एक उस टाइम मुद्रा लोन स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तो वन पर्सन वाज एक्चुअली सप्लाइंग डिफेंस या आप कह सकते हो कि वो इंडस्ट्रियल एरिया था, वहाँ पर वो किचन का काम करता था और वो कई उनके साथ टाइप्स थे उनकी इंडस्ट्रीज के साथ। वहाँ पर जाके वो एक्चुअली उनका जो लंच टाइम था वहाँ पर वो लंच प्रोवाइड करते थे। उसने मेरे से फंडिंग ली थी फॉर सम मशीन्स, एक्चुअली ऑटोमेटिक मशीन्स फॉर ये चपातीज वगैरह की। तो मैंने उस टाइम उसको 10 लाख लोन सैंक्शन किया था विदाउट कंसिडरिंग दिस मुद्रा, एंड स्टिल इट इज डूइंग वेरी वेल। ये अपना परसेप्शन है, ऐसी कोई बात नहीं। आई टुक द रिस्क, ब्रांच पावर में था मैं उस टाइम किया था। अच्छा सर, इसका प्रोसेसिंग जो टाइम होता है, प्रोसेसिंग टाइम जो होता है, देखिए आजकल मैं बताता हूँ, आजकल एक कॉन्टैक्टलेस लर्निंग प्लेटफॉर्म है। सपोज आपने लोन लेना है तो वहां पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। एक है बैंक वाइज साइट आती है, एक है जनरल साइट आती है। जनरल साइट में डिफरेंट बैंक्स हैं वहां पर अप टू 5 करोड़ तक। वहां पर आप बैंक चूज कर सकते हैं, बैंक ब्रांच भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उस ब्रांच तो आपकी वो रिक्वेस्ट चली जाएगी। अगर पैरामीटर्स के हिसाब से वो उसके बीच में फिट होता है तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल आपको आ जाएगा। अगर वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल नहीं आता, ऑफलाइन में करना है तो वो ब्रांच को रेफर हो जाएगा। फिर देन यू हैव टू कॉन्टैक्ट द ब्रांच कि हाँ भी इसमें क्या प्रॉब्लम है, कर हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बेस्ट वे है कि आप सीएलपी के थ्रू, कॉन्टैक्टलेस लर्निंग प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अप्लाई कर दीजिए। वहां पर एटलीस्ट इन प्रिंसिपल अगर अप्रूवल हो जाता है तो मोर और लेस 50% यू आर श्योर कि आपका हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू भरत जी, थैंक यू वेरी मच। करेंगे, अभी करते हैं, थोड़ा देर रनिंग आउट ऑफ टाइम हम करेंगे। भरत जी हमारे साथ ही है, अभी करने के बाद आप इंटरेक्ट करेंगे। हाँ, अच्छा, हमारे बीच अभी निशु अग्रवाल जी हैं। शी इज एजीएम एंड फैकल्टी विद एसबीआई क्रेडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट। निशु जी का ऑब्जेक्टिव ये है यहाँ पर आने का कि अभी जैसा आपने देखा होगा कि रुपी को हमने ट्रेडेबल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप डॉलर और यूरो में ही ट्रांजैक्ट न करके रुपी इज बीइंग प्रोजेक्टेड एज अ वायबल ऑप्शन थ्रू व्हिच यू कैन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। तो निशु जी हमें उस विषय में जानकारी देंगी। थैंक यू सभी लोगों को मेरा नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग, हैप्पी टू मीट द एक्सपोर्टर्स हियर। अभी आप लोगों ने भरत सर के प्रेजेंटेशन में ये देखा कि अगर किसी एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट करना है तो बैंक उनको किस तरह सपोर्ट करता है ना। दैट वाज द एसेंस ऑफ द सेशन दैट वी हैड। इस पूरे सेशन में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये थी कि फेमा रेगुलेशंस क्या कहते हैं कि प्रेजेंट कंडीशंस में एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें कि आप इनवॉइस रेज करेंगे तो वो इनवॉइस किसी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में होनी चाहिए। फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी क्या होती है? फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी वो करेंसी होती है कि जिसको आप कहीं भी एक्सचेंज कर सकें। So the entire spirit of the session was that it is in a freely convertible currency. लेकिन हमारे देश में सरकार ने इस चीज़ का अनुभव किया कि अब वो समय है कि हम रुपी को आगे फॉरवर्ड ले जा सकते हैं और हम अपने एक्सपोर्टर्स को वो फैसिलिटी दे सकते हैं जिसके थ्रू वो इनवॉइसिंग दूसरी करेंसी की बजाय अपनी स्वदेशी करेंसी रुपी में करें। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। आप ऐसे पेपर्स में बहुत सारी न्यूज़ पढ़ते होंगे, रुपी ट्रेड पॉलिसी गैदर्स ट्रैक्शन, बैंक्स फ्रॉम 18 नेशंस ओपन स्पेशल मोस्टो अकाउंट्स, इंपोर्टर्स सी रुपी कीपिंग स्टेबल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे मन में शंकाएं लाती हैं और हमें ऐसा लगता है कि क्या रुपी एक इंटरनेशनल करेंसी बनने जा रही है, ऐसा डाउट आपके मन में आता होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी बनाने का नहीं है। इंटरनेशनल करेंसी वो करेंसी होती है जो कि सारे नॉन रेजिडेंट्स को ईजिली अवेलेबल होती है। वो करेंसी जब हमारी जेब में होती है तो हमको एक एक्सटर्नल क्रेडिबिलिटी मिलती है, हमको एक सेफ्टी लगती है। और ऐसी करेंसीज अभी ज़्यादातर एडवांस्ड इकोनॉमीज के पास है, उनके पास ये करेंसी होने से बहुत सारी इकोनॉमिक प्रिविलेजेस भी होती हैं और उनको बहुत सारी इम्यूनिटी भी मिलती है। आप लोग ने एक टर्म सुना होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना, जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड है। अगर किसी कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है तो वो ट्रेड सरप्लस होगी, और अगर किसी कंट्री का एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है तो वो ट्रेड डेफिसिट होगी, जैसे कि हमारी कंट्री। तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरी है कि हम अपना एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं।
अगर किसी कंट्री का एक्सपोर्ट कम है, तो अभी आपने श्रीलंका में देखा था क्या सिचुएशन हुई, और वो क्यों हुई? क्योंकि जो साल 2020 था वो कोविड ईयर था। श्रीलंका जैसी कंट्री ज्यादातर निर्भर है टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, वो उनका प्राइम एक्सपोर्ट है, वो अपने आप से प्रोड्यूस कम करते हैं, तो उनको बहुत सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, उनके एक्सपोर्ट्स कम हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास अभी वो पावर नहीं है कि अपनी करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी घोषित कर सके। लेकिन हमारी सरकार ने एक अटेम्प्ट किया, वो ये कि हम इस करेंसी का इंटरनेशनलाइजेशन कर सकें। इंटरनेशनलाइजेशन का क्या अर्थ है? इंटरनेशनलाइजेशन का अर्थ है कि अपने रुपी को एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के बीच इस तरह अलाउ करें कि वो इस ट्रेड मैकेनिज्म को रुपी में कर सके, ना कि उस रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करके फिर पेमेंट्स करने की जरूरत हो। क्योंकि ऐसा करने में उनको बहुत सारे, ये देखिए, बहुत सारे उनको रिस्क है। रिस्क क्या है? उनको जो इनवॉइसिंग करनी है, वो इनवॉइसिंग अगर वो बाहर की करेंसी में करते हैं तो उनको अपनी करेंसी के बनस्पत बाहर की करेंसी में जो एक्सचेंज रिस्क है वो बेयर करना पड़ता है, क्योंकि डॉलर का रेट तो रोज चेंज होगा, है ना। और अगर आप अपना इनवॉइस भी रुपी में दे रहे हैं और आपका पेमेंट भी रुपी में आ रहा है, तो आपको पता है कि मैंने 100 रुपए का गुड बनाया, मैं इस पे 50 रुपए मुनाफा लेने चाहता हूँ, मैंने इनवॉइस 150 रुपए में रेज की, तो आपको पता है कि आपको 150 रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं और डॉलर में आपको पेमेंट आता है, तो क्या रिस्क है कि डॉलर की प्राइस ऊपर भी हो सकती है, कल नीचे भी हो सकती है, सो यू आर नॉट अश्योर्ड ऑफ योर रिटर्न। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इस मैकेनिज्म का। दूसरा, इसमें क्या फायदा है कि हेजिंग में बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं, वो कॉस्ट सब आपको बेयर नहीं करनी पड़ेगी। तीसरा क्या फायदा है, सर ने अभी आपको प्रेजेंटेशन में बताया था कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि सैंक्शंस में हैं। अभी आपने देखा था रशिया यूक्रेन में जो वॉर शुरू हुआ था, तो रशिया के ऊपर बाहर के देशों ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसकी वजह से जो एक्सपोर्टर्स ऑलरेडी अपने शिपमेंट्स भेज चुके थे, उनको रशियन इंपोर्टर्स से पेमेंट रियलाइज करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट बैंक्स रशिया के स्विफ्ट मैकेनिज्म से भी बाहर कर दिए गए थे। सो इस तरह की दिक्कतें सब न्यूट्रलाइज हो जाएंगी जब ये रुपी पेमेंट मैकेनिज्म चालू हो जाएगा। दूसरा क्या है कि ये प्रमोट करेगा ग्लोबल ग्रोथ को भी। तो ये मैकेनिज्म है क्या, मैं वो बताती हूँ अब आपको, क्योंकि हमारे पास समय सिर्फ 10 मिनट का ही है। पहला तो ये जानना जरूरी है कि जब ये मैकेनिज्म चालू होगा तो ना तो डॉक्यूमेंटेशन में कोई चेंज आएगा, ना जो रेगुलेशंस हैं उसमें कोई चेंज आएगा, सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा। सारे रेगुलेशंस फिमा के अकॉर्डिंग ही वर्कआउट करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप एक्सपोर्टर हैं इंडिया में, आपका अकाउंट है एसबीआई के साथ, आपका इंपोर्टर है रशिया में, उसका अकाउंट है बीटीबी बैंक के साथ। आपको ट्रेड करना है, आपने यहाँ से सामान भेजा, आपने इनवॉइस रेज की रुपीज में, अब उसको पेमेंट देना है, तो उसका करेंसी तो रूबल है, तो वो आपको पे कैसे करेगा? उसके लिए सरकार ने क्या कहा कि आरबीआई अप्रूव करेगा बाहर के बैंकों को इंडिया के बैंकों में एक अकाउंट खोलने के लिए। उस अकाउंट का नाम होगा स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट। मैं यहाँ पे आपको ये ताकीद देना चाहूंगी कि ये ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट के चालू होने से जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर आप चाहें तो आप स्टिल अपनी इनवॉइस डॉलर्स में भी रेज कर सकते हैं, आप अपना सेटलमेंट स्टिल डॉलर्स में भी करवा सकते हैं। लेकिन इस अरेंजमेंट्स के जो फायदे हैं वो अगर आप उनका फायदा उठाना चाहें तो आप ये मैकेनिज्म भी अपना सकते हैं। अब वो बीटीबी बैंक क्या करेगा, एक स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट खोल देगा इंडिया के बैंक में, जिसको बोलते हैं ऑथराइज्ड डीलर एडी बैंक। उस अकाउंट में आप एज एक्सपोर्टर, देखिए इसमें 3 एस्पेक्ट हैं, कोई बात नहीं, मैं ऐसे भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इसमें क्या एस्पेक्ट है कि आप पहले अपनी इनवॉइसिंग करेंगे रुपीज में, इसके बाद आप जो सेटलमेंट है वो भी रुपीज में करेंगे, और तीसरा एस्पेक्ट ये है कि आपको सेटलमेंट मिलेगा कैसे। तो आप एक्सपोर्टर है इंडिया में आपका अकाउंट होगा एसबीआई के साथ, आपका इंपोर्टर है रशिया में, उसका अकाउंट है बीटीबी बैंक के साथ। अब वो ही बीटीबी बैंक अपना एक अकाउंट खोल देगा एसबीआई के साथ इंडिया में।
तो जब आपका पेमेंट आना होगा रशिया के इंपोर्टर से, तो वो रुपीस क्रेडिट कर देगा वीटीबी के इंडिया के अकाउंट में, और उस अकाउंट को डेबिट करके आपको रुपीस यहीं के यहीं मिल जाएंगे। अब ऐसा भी संभव है कि बहुत आप यहाँ के इंपोर्टर्स वहाँ के एक्सपोर्टर्स के साथ ट्रेड करना चाहें, तो गवर्नमेंट ने ये भी परमिशन दी है कि उस अकाउंट में नेटिंग ऑफ भी हो सकती है। तो ये नेटिंग ऑफ से जो एक्सचेंज करेंसी का रिस्क है वो एकदम वाइप ऑफ हो जाएगा। मैं फिर से रिटीरेट करना चाह रही हूँ क्योंकि मेरा समय खत्म हो रहा है कि ये एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म है हमारे एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करने के लिए कि वो अपनी बहुत सारी कॉस्ट और रिस्क को बैलेंस कर सके। सो इस अरेंजमेंट के लिए अभी ग्रेजुअली ये धीरे धीरे पिकअप हो रहा है। 18 कंट्रीज ने इसमें इंटरेस्ट शो किया है और 50 ऐसे खाते यहाँ के विभिन्न बैंकों में ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। तो एज एक्सपोर्टर्स आप जाके ये फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं। हमारी जो भी ए और बी कैटेगरी ब्रांचेस हैं वो आपको इसमें सपोर्ट करेंगी। हमारी ISP मुंबई ब्रांच जो है वो एक नोडल ब्रांच है जिसमें इस तरह के सारे खाते खोलने का डिसीजन हमारे बैंक ने लिया है। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, madam. I hope I get your time. Thank you. थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया। It's a very fruitful session. Now on behalf of EPCH, I present you a memento, as a token of your participation. Today with us is Mr. Saurabh Srivastava. He is AGM in ECGC Limited, Northern Region Office. And I now request Mr. Srivastava to proceed further with your presentation. Thank you. I now request two participants to be with for this session. It's a very informative session. Very good evening. A very good evening to all of you. This is Saurabh Srivastava from ECGC Northern Regional Office. Basically, जैसे you all are into the export segment और the purpose of today's the presentation of ECGC is that कि आप लोगों को अगर आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं तो जो उसमें जो इम्पेडिमेंट्स हैं, हर्डल्स हैं, उन सबको मीट आउट करते हुए एक्सपोर्ट्स में क्या रिस्क है उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एट टाइम्स हमें नहीं मालूम होता जब जो आप बिजनेस डोमेस्टिक मार्केट में कर रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट में जब आप वेंचर करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं। जैसे लॉ ऑफ लैंड है वहाँ का और उनके जो रेगुलेशंस हैं वहाँ पे क्या टर्म्स हैं, रेगुलेशंस उनका कंट्री के क्या है वो अवेयर नहीं होते हैं बहुत से एक्सपोर्टर्स। तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है।
साथ में साथ कि एक्सपोर्ट्स में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। तो ECGC का सेशन ये इसीलिए है, बेसिकली आपको पता होगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी मैंडेट है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को तक पहुंचने का, और एज ऑफ डेट हमारी इकोनॉमी $3 ट्रिलियन की है। और उस $3 ट्रिलियन में भी जो गवर्नमेंट का जो टारगेट है 2025-26 में $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स को करने का, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट मेजर ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमी। GDP का अराउंड 20% कंट्रीब्यूट करता है। तो इसलिए ये जो बेसिकली सेशन है पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे एक्सपोर्ट में जो चैलेंजेस हैं, सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करें। आप अगर फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कहाँ एक्सपोर्ट करें, USA में, यूरोप में, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, एशिया में। तो ये एक बहुत बड़ा हमें नहीं पता होता है कि जिस कम्युनिटी में हम डील कर रहे हैं, सपोज गारमेंट्स में कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट्स में कर रहे हैं, तो कहाँ एक्सपोर्ट करें, दैट इज द मोस्ट, बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि वहाँ के जो मैंने अभी कहा लॉ ऑफ लैंड वहाँ का क्या है। तो एक ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो जब इस तरह की जो बेसिकली जो आप यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ हम बैठे हुए हैं, जो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है EPCH ने कि ये इस तरह की बायर सेलर मीट करा के ये फेयर लगाया है, जो दिल्ली फेयर है। तो उसका पर्पस यही है कि बहुत सारे जो बायर्स यहाँ पे आए डील्स फाइनेंस हो, और हमें पता चले कि वहाँ की जब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशन कि वहाँ के क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं। फिर बायर का सिलेक्शन कि बायर जिसके साथ हम बिजनेस करने जा रहे हैं उसका क्या पोटेंशियल है, क्या अगर हम उसको क्रेडिट पे एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या वो पेमेंट हमारा टाइम पे करेगा या नहीं। तो ये सब चैलेंजेस जो आते हैं, अपार्ट फ्रॉम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो आपको गुड्स को मैन्युफैक्चर करना है, प्रोक्योर करना है, उसके लिए जो पैसा चाहिए, बैंक क्या आपको सपोर्ट करेगा कि नहीं, क्या बैंक किन कंडीशंस पे आपको इंसिस्ट करेगा कि आपके कोलैटरल्स होने चाहिए, स्टॉक होना चाहिए। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए या किन कंडीशंस में वो वेव ऑफ कर सकता है, या अगर हम कुछ ऐसी चीज लेके आए कि जिससे कि बैंक वो सब चीजें एक कॉन्फिडेंस बैंक में बिल्डअप हो सके और इजी फाइनेंसिंग के लिए, तो वो सब चीजें बहुत जानना बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो रिस्क की बात की गई है कि रिस्क किस किस तरह के हो सकते हैं, तो अगर हम रिस्क को देखेंगे, हम नेक्स्ट की स्लाइड में भी हम देख सकते हैं रिस्क आगे किस किस तरह के हैं। ये देखेंगे आप कि कौन से तरह के रिस्क एक्सपोर्ट में होते हैं। एक तो गुड्स से रिलेटेड रिस्क होता है और दूसरा रिसीवेबल्स मतलब पेमेंट से रिलेटेड। गुड्स से मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांजिट अगर गुड्स में आपका डैमेज हो जाता है या थेफ्ट हो जाता है तो वो जितना भी उसका इंश्योरेंस है वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी करती है, तो वो आपका मरीन इंश्योरेंस में आता है। उसके अलावा जो दूसरा टाइप का रिस्क है जो पेमेंट से रिलेटेड रिसीवेबल से रिलेटेड रिस्क है, उसमें भी फर्दर दो तरह की क्लासिफिकेशन है। एक एक्सचेंज रिस्क है जो फ्लक्चुएशन, जो करेंसी का फ्लक्चुएशन का जो रिस्क है, जिसमें जैसे मान लीजिए आज की डेट पे रुपए की वैल्यू है $80 रुपीज पर डॉलर, तो वो जरूरी नहीं है कि जिस दिन पे आपका पेमेंट आएगा 90 डेज के बाद या 60 या 180 डेज के बाद वो रुपए की वैल्यू 80 ही रहेगी, या तो वो वीक हो जाएगा 82 हो जाएगा, या स्ट्रांग हो जाएगा 78 हो जाएगा। अगर वीक होता है तो आपका रेमिटेंस एट द रेट ऑफ 82 आएगा, पर अगर स्ट्रांग हो गया तो उसमें आपको नुकसान होगा। तो वो आप फॉरवर्ड बुकिंग करा सकते हैं या हेजिंग के थ्रू, तो आप उसमें आपका जो भी रिस्क होगा वो कर्टेल हो जाएगा। फिर दूसरा जो रिस्क होता है पेमेंट का रिस्क। आपने अगर किसी भी ओवरसीज बायर को क्रेडिट दिया, उधार दिया, तो उस केस में अगर पेमेंट से रिलेटेड जितनी भी इश्यूज रहते हैं, अगर पेमेंट नहीं आ रहा है, बायर डिफॉल्ट कर रहा है, इंस्टॉलमेंट हो जा रहा है, या गुड्स को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो इससे पेमेंट नहीं आ रहा है, तो वो सारे रिस्क ECGC कवर करता है। उसके बारे में हम आगे देखेंगे। बेसिकली अब ये जानना थोड़ा सा जरूरी है कि ECGC है क्या। इट्स ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वाज सेट अप इन द ईयर 1957 अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। बेसिकली 100% ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इसमें जो भी आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के जो भी डायरेक्टर्स हैं और वो हैं, RBI के जो जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं, फिर बैंक्स के हैं, वो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आते हैं। और कंपनी को रेगुलेट, जैसे आपको पता होगा जितने भी बैंक्स होते हैं वो बेसिकली रेगुलेट होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। उसी सिमिलर फैशन में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है सेबी,
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसी तरह से जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उनको वो रेगुलेटर है उनका IRDA। और जो भी IRDA पर्पस ये होता है रेगुलेशन का कि जो जितने भी जो एक्सपोर्टर्स हैं, पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। आप प्राइसिंग जो करेंगे वो IRDA के अप्रूवल से करेंगे, प्रोडक्ट में कोई भी मॉडिफिकेशंस करेंगे IRDA के अप्रूवल से करेंगे। फिर इट इज कंसिडर्ड एज अ पायनियर इन द एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस इन द सेंस दैट ये ECGC बेसिकली 5th लार्जेस्ट क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनी है। ये मिशन और विजन है। विजन क्या है? बेसिकली टू एक्सेल इन प्रोवाइडिंग एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस एंड ट्रेड सर्विसेज। और मिशन क्या है? टू सपोर्ट द एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग द कॉस्ट इफेक्टिव इंश्योरेंस। मतलब कि जो भी टाइम एंड अगेन सिचुएशन को देखते हुए हमने अपने प्रीमियम रेट्स को या प्राइसिंग को बेसिकली हम उसको कंसिडरिंग टू केटर द नीड्स ऑफ द एक्सपोर्टर्स हम उसको स्लैश डाउन भी किया है हमने। तो प्राइसिंग प्लेज अ वाइटल रोल। ये बेनिफिट्स हैं अगर आप देखें एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस के कि बेसिकली जो आपका पेमेंट का जो रिस्क है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। आपके ओवरसीज बायर्स हैं उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, उनकी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट चाहिए वो उसको हम देते हैं। क्रेडिट रेटिंग कंपनीज की एक हमारा हेड ऑफिस में एक डेजिग्नेटेड कंट्री अंडर राइटिंग डिपार्टमेंट है जिसमें वो कंट्री जैसे आप एग्जाम्पल लें श्रीलंका का जो इशू है और टर्की का पीछे इशू हुआ था, रशिया में है प्रॉब्लम्स है। तो एक टाइम पे ये कंट्रीज की रेटिंग्स जो है थोड़ा सा अपर ट्रेंड में थी, अब थोड़ा सा हमने उसको डाउनग्रेड किया कंसीडरिंग द इश्यूज व्हिच आर हैपनिंग इन दीज कंट्रीज। उसके बाद रिकवरी आप ये देखिए बैंक फाइनेंस को फैसिलिटेट करने के लिए बैंक अपने सैंक्शन टर्म्स में इम्पोज करता है ECGC कवर के लिए। तो वो अगर उनको मिल जाता है तो उसमें बैंक रेडली आपको फाइनेंस करने के लिए तैयार हो जाता है। पैसा अगर ओवरसीज कंट्री से नहीं आ रहा है तो हम एक सजेस्ट करते हैं रिकवरी एजेंसीज, उस वजह से उनकी मदद से भी पैसा आता है। फिर रिस्क मैनेजमेंट जितने भी आप हमसे इंश्योरेंस कवर करते हैं उनका फर्दर हम री इंश्योरेंस सपोर्ट लेते हैं। गाइडेंस जिस तरह जितनी भी अगर आप एक्सपोर्ट से जैसे आपको नहीं पता कि कहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना है, कोई बायर की कंप्लेंट रिपोर्ट चाहिए, बायर किसी कमोडिटी में नंबर ऑफ बायर्स चाहिए, तो वो सब हम प्रोवाइड करते हैं। ये रोल ECGC का रोल के बारे में बात करें, बेसिकली ECGC का रोल है एक्सपोर्टर्स को सर्विस प्रोवाइड करना और बैंक्स को सर्विस प्रोवाइड करना। एक्सपोर्टर्स में डिफरेंट तरह के कवर्स हैं, जो दो तरह के क्लासिफिकेशन है, शॉर्ट टर्म कवर्स और मीडियम एंड लॉन्ग टर्म कवर्स। और उसी तरह से बैंक्स को हम लोग जो कवर देते हैं वो फंड बेस्ड कवर्स है, नॉन फंड बेस्ड कवर्स है। तो ये सारी बातें हैं। और जिसमें हम अंडरराइटिंग की बात करें, जो कवर्स ECGC देता है इंश्योरेंस कवर, वो बेसिकली डिपेंड करता है अंडरराइटिंग के ऊपर। वो अंडरराइटिंग हम 3 पैरामीटर्स पे करते हैं, कंट्री की, बायर की और एक्सपोर्टर की। जो कंट्री की अंडरराइटिंग करते हैं उसके में ये पैरामीटर्स हैं, कंट्री की लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है, कंट्री का बेसिकली लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है, वहाँ का इन्फ्लेशन क्या है, एक्सपोर्ट्स कितना है, ये सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या हैं। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सचेंज, फॉरेन मिनिस्ट्री जो हमें क्या ओपिनियन देती है उस कंट्री के बारे में, ये सारे पैरामीटर्स हैं जिस बेसिस पे हम उस कंट्री को क्लासिफाई करते हैं। जितनी भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, हमने जो अराउंड 239 कंट्रीज हैं जिसके ऊपर हम इंश्योरेंस कवर देते हैं। और उन कंट्रीज वो जितनी भी 239 कंट्रीज हैं उसको पीरियडिकली हम रिव्यू करते हैं। हर एवरी 3 मंथ्स उसकी रेटिंग डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन प्रिवेलिंग इन दैट कंट्री, वो रेटिंग उसकी फ्लक्चुएट भी कर सकती है। तो उस बेसिस पे, क्योंकि ये जो आपकी प्राइसिंग है प्रोडक्ट की, जो आपको कॉस्ट है, वो बेसिकली रेटिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है और टर्म्स ऑफ पेमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो मैं कह रहा था आपको A1, A2, B1, B2, C1, C2 एंड D, जैसे जो भी आपका जैसे कह लीजिए USA, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उसको हमने A1 ग्रुप में डाला है। फिर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनको हमने A2 में डाला है, टर्की वगैरह B1 में डाला है। इस तरह से जहाँ जहाँ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन जहाँ पे स्टेबल है वहाँ पे A1 में है। उसी तरह से सूडान, साउथ सूडान, ये सब ये सब को हमने D में डाला है क्योंकि हाईली रिस्की कंट्रीज हैं। फिर उसी तरह से हम बायर्स को अंडरराइट करते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स हैं। जैसे आप जो किसी भी बायर के हमें जब अप्लाई करते हैं उसकी एक डिटेल्स आप बायर के देते हैं कि बायर का कंप्लीट एड्रेस क्या है, वहाँ का फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो उसके बाद हम अपनी वो इन्फॉर्मेशन एजेंसीज को पास ऑन करते हैं। एजेंसी उस बायर को लिक्विडेट करती है बायर की, बायर वो एग्जिस्ट कर रहा है भी कि नहीं। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके फाइनेंशियल्स क्या हैं, तो उसके फाइनेंशियल्स मतलब उसकी क्या कहते हैं, प्रॉफिट क्या है, नेटवर्थ क्या है, सेल्स कितना है। तो वो ये सारे पैरामीटर्स को अंडरराइट करने के बाद एक ओवरऑल स्कोर आता है हमारे पास। और
पास्ट में क्या ट्रांजैक्शंस हुए उस बायर के साथ, अगर बायर हमारे रिकॉर्ड्स में लिस्टेड है तो जो बायर कभी डिफॉल्ट लिस्ट में तो नहीं है, एडवर्स इंफॉर्मेशन तो नहीं आई है, इंडस्ट्री का क्या आउटलुक है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है बायर की, वो सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद एक सर्टेन स्कोर आता है, उस बेसिस पे हम एक एक्सपोजर लेते हैं। और उसके बाद एक्सपोर्टर की भी हम रेटिंग करते हैं, हम देखते हैं कि एक्सपोर्टर्स की कंपनी कब से एग्जिस्ट कर रही है, उसमें प्रोमोटर्स क्या है, लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, कंपनी का प्रॉफिट में है या लॉस में है, फिर ओनरशिप टाइप ऑफ कंपनी क्या है कि प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, एक्सपीरियंस क्या है उसका, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कितनी लिमिट चाहिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्या है, किस कम्युनिटी में एक्सपोर्ट कर रही है, लोकेशन क्या है उसकी, वो तमाम सारे फैक्टर्स बेसिस पे हम एक स्कोर जनरेट करते हैं और ये डिटरमाइन करते हैं कि इंश्योरेंस कवर क्या दिया जा सकता है या नहीं। फिर ये रिस्क है जो बेसिकली ईसीजीसी कवर करता है एक्सपोर्टर्स के और बैंक्स का। एक्सपोर्टर का अगर हम देखें रिस्क को, दो तरह के रिस्क हैं, कॉमर्शियल रिस्क और पोर्टल रिस्क, जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क में कंसिडर करते हैं। और कॉमर्शियल रिस्क की अगर हम बात करें, अगर बायर किसी भी तरह का डिफॉल्ट करता है, ड्यू डेट पे नहीं कर रहा है, तो वो कॉमर्शियल रिस्क में आता है। बायर से रिलेटेड जितना भी रिस्क है वो कॉमर्शियल रिस्क में आता है, और कंट्री से रिलेटेड जितना भी रिस्क है वो पॉलिटिकल रिस्क में आता है। कंट्री में जैसे वॉर हो जाती है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो जाती है, ट्रांसफर डिले का इशू है, एक्सप्रोप्रिएशन कह लीजिए, कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स है, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस है, वॉयज का डाइवर्जन है, शिपमेंट जा रहा है बीच में कुछ, अगर उसको वॉयज को डाइवर्ट कर दिया गया वेसल को, तो वो सारे पैरामीटर्स की वजह से अगर पेमेंट नहीं आ रहा है तो दैट विल फॉल अंडर द पॉलिटिकल रिस्क। और फिर सिमिलरली बैंक्स को जो इंश्योरेंस कवर हम लोग देते हैं उसमें भी हम इंसॉल्वेंसी, क्योंकि बैंक्स को जो इंश्योरेंस कवर देते हैं उसमें हम रिस्क कवर करते हैं नॉन पेमेंट बाय द एक्सपोर्टर, तो उसमें इंसॉल्वेंसी या डिफॉल्ट दोनों ही कवर करते हैं। जो सर्टेन रिस्क है ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से रिस्क हम कवर नहीं करते हैं। जिस किसी भी तरह का डिस्प्यूट कह लीजिए या कॉजेज इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ गुड, वो हम ईसीजीसी कवर नहीं करता है। जैसे मान लीजिए अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टाइम से आपने नहीं एक्सपोर्ट किया, शिपमेंट की डेट मान लीजिए मार्च के एंड तक है, आप उसको भेज रहे हैं अप्रैल में या मई में, बायर गुड्स नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो रिस्क कवर नहीं होता है। अगर ऐसा कुछ भी सर्कमस्टांसेस डेवलप होने की संभावना है तो आप यू कैन टेक द अप्रूवल फ्रॉम द बायर सो दैट ही कैन गिव द अप्रूवल एंड अकॉर्डिंगली जो भी डिले है वो वेव ऑफ कर किया जा सके। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन कवर वो भी हम लोग ईसीजीसी नहीं कवर करता है। कोई भी दूसरे तरह का डिस्प्यूट है ईसीजीसी इज नॉट कवरिंग दैट टाइप ऑफ रिस्क। तो ये जानना जरूरी है कि सर्टेन रिस्क है जो ईसीजीसी नहीं कवर करता है, वो उसमें क्वालिटी का भी एक पैरामीटर है। क्वालिटी का अगर आपने इंस्पेक्शन कराया हुआ है किसी थर्ड पार्टी से, दैट कैन बी, इफ दैट इज गिवन इंस्पेक्शन रिपोर्ट एज ओके, देन इट कैन बी कवर्ड। फिर उसके बाद ये टर्म्स ऑफ पेमेंट है, जिसमें आप ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या टर्म्स ऑफ पेमेंट है जिसमें एक्सपोर्ट होता है, उससे एसोसिएटेड रिस्क की मैपिंग जो की गई है। अगर आप देखें एक्सपोर्ट जो ट्रांजैक्शन बेसिकली होता है वो डीपी पे है, डीए में, एडवांस पेमेंट में, ओपन डिलीवरी टर्म्स में और एलसी में एक्सपोर्ट होता है। तो अगर डीपी का क्या मतलब, एडवांस का पेमेंट टर्म्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पे पेमेंट आपके पास शिपमेंट डेट से पहले अगर पेमेंट आ जा रहा है तो दैट इज ट्रीटेड एज एडवांस टर्म्स ऑफ पेमेंट। डीपी टर्म्स ऑफ पेमेंट का क्या है, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपके बैंक टू बैंक जाते हैं, बायर पहले पेमेंट करता है, उसके बाद में उसको गुड्स को मिलते हैं। इसमें रिस्क रिलेटिवली कम है एज कम्पेयर टू डीए। डीए बेसिकली डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस है, जहाँ पे गुड्स डॉक्यूमेंट्स आपके बैंक टू बैंक जा रहे हैं और बायर पहले गुड्स ले लेता है, फिर बाद में वो पेमेंट करता है। ओपन डिलीवरी ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि शिपमेंट ओपन डिलीवरी जहाँ पे बायर डायरेक्टली कंसाइनी हो जाता है, डॉक्यूमेंट डायरेक्टली बायर को जाते हैं, वो ओपन डिलीवरी टर्म्स है जहाँ पे गुड्स बायर को पहले मिल जाते हैं। एलसी का मतलब क्या है कि लेटर ऑफ क्रेडिट, जहाँ पे गुड्स शिपमेंट्स हो रहा है लेटर ऑफ क्रेडिट पे है, और उसमें रिलेटिवली रिस्क कम होता है, बट उन केसेस में जहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज बायर बायोलॉजी अपनी बैंक रेज कर देता है और गुड्स अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो जो भी रीसेल का लॉस वगैरह है वो कवर अप किया जा सकता है। ये बिजनेस प्रोफाइल है ईसीजीसी का, जो बेसिकली हम इंश्योरेंस कवर देते हैं एक्सपोर्टर्स को, बैंक्स को, और डिफरेंट शॉर्ट टर्म जो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये बेसिकली हमारे प्रोडक्ट्स हैं एक्सपोर्टर्स के लिए, जो अलग अलग पॉलिसी है। अगर आप एक ट्रांजैक्शन कवर कराना चाह रहे हैं, सारे बायर कवर कराना चाह रहे हैं, सिलेक्टिव एक दो ही बायर कवर कराना चाह रहे हैं, कंसाइनमेंट सेल्स अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक्सपोर्टर है। कोई अगर सर्विस एक्सपोर्टर्स के लिए सॉफ्टवेयर पॉलिसीज भी है हमारे पास, तो वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो
और अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोडक्ट्स बेसिकली कस्टमाइजेशन के ऊपर भी ये प्रोडक्ट्स कस्टमाइज मतलब एक पर्टिकुलर आपको स्पेसिफिकली किसी तरह का प्रोडक्ट चाहिए तो दैट इज ऑल्सो देयर। उसमें कुछ कंडीशंस है, प्रीमियम जो है 30 लाख का होना चाहिए, क्लेम प्रीमियम रेशियो जो है पिछले 3 सालों में 100% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये कस्टमाइजेशन एक मान लीजिए एक पॉलिसी आपको दी जिसमें हमने लॉस लिमिट आपको 20 करोड़ की पॉलिसी दी, उसमें एक बार बायर आपका मान लीजिए हर 10% ऑफ दैट लिमिट लेटेस्ट से 2 करोड़ तक का कवर हो रहा है, पर कुछ बायर के ऊपर आपकी आउटस्टैंडिंग 2 करोड़ से ज़्यादा हो रही है, तो वो भी उसके लिए भी कस्टमाइजेशन किया जा सकता है। तो अलग अलग तरह का कस्टमाइजेशन है जो डिपेंड करता है आपकी पॉलिसी क्या, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो उस पर भी काम किया। अगर कई सारी कंपनी हैं, अगर एक ग्रुप कवर आपको चाहिए तो उसके लिए भी हम कवर देते हैं एक्सपोर्टर्स को। तो ये डिफरेंट टाइप के फिर फ्लोटिंग है, अगर मान लीजिए किसी एक या 2 या 3 बायर के ऊपर एक सर्टेन एक्सपोजर ज़्यादा हो जा रहा है, मान लीजिए हम आपको पॉलिसी 20 करोड़ की दे रहे हैं, एक ही बायर या 2 बायर के ऊपर आपका 15 करोड़ का 10 करोड़ का एक्सपोजर है, तो उसके लिए भी हम आपको पॉलिसी दे सकते हैं। तो कन्वेंशनल प्रोडक्ट ही नहीं है, उससे अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना जरूरी है कि अगर आपको पॉलिसी आपने ले ली है तो आपको ये देखना जरूरी है कि जब भी आप शिपमेंट कर रहे हैं पॉलिसी आपकी वैलिड होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पॉलिसी आपकी एक्सपायर हो गई है तब आप शिपमेंट कर रहे हैं। फिर IRDA की जो गाइडलाइंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप शिपमेंट कर रहे हैं उसका प्रीमियम जो है वो आपके अकाउंट में पहले से होना चाहिए, एडवांस प्रीमियम सफिशिएंटली। जितने भी अगर आपने ओपन कवर लिया हुआ है हर एक बायर आपका उसमें क्रेडिट लिमिट के साथ कवर अप होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो भी आप शिपमेंट कर रहे हैं अपने ओवरसीज बायर को, अगर आप स्टेटस होल्डर नहीं है तो उस केस में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स मत भेजिए कभी भी बायर को। अगर आप डॉक्यूमेंट डायरेक्टली भेज रहे हैं बायर को तो दैट इज काइंड ऑफ वायलेशन ऑफ FEMA। तो अगर आप स्टेटस होल्डर नहीं है तो यू आर नेसेसरी रूट द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम योर बैंक टू द बायर्स बैंक। और अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये ध्यान देना जरूरी है, आपको एक लॉगिन ID पासवर्ड देंगे एक अंडर सम स्पेसिफिक पॉलिसीज जो आपके होल्ड एंड ओवर पॉलिसी है, उसमें आप बायर को एक्सेस करके देख सकते हैं कि बायर की एडवर्स एक्सपीरियंस लिस्ट में तो नहीं है, जिसको हम BSAL कहते हैं, बायर स्पेसिफिक अप्रूवल लिस्ट, और कोई भी कंट्री आपकी रिस्ट्रिक्टेड कवर में नहीं है जहाँ पे स्पेसिफिकली आपको एक अलग से अप्रूवल लेना है। अगर आपने होल्ड एंड ओवर पॉलिसी ली हुई है तो जो भी शिपमेंट आप कर रहे हैं उसका डिक्लेरेशन आपको 15 तारीख तक देना है। और जो भी एडवर्स डेवलपमेंट हो रहे हैं, पेमेंट नहीं आ रहा है या गुड्स आपको रीसेल करने की नौबत आ रही है या फिर मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर टर्म्स ऑफ पेमेंट के लिए 30 दिन या 60 दिन या 90 दिन एक्स्ट्रा टाइम मांग रहा है, जो भी एडवर्स डेवलपमेंट है वो आपको इंटीमेट करना है, हमें उसके लिए प्रायर अप्रूवल लेना है। और बिल्स अगर आपके ओवरड्यू हो जाते हैं तो वो आपको रिपोर्ट करना है विदिन 30 डेज। यही सारी चीज़ें हैं। और अगर फिर 4 महीने तक आपके पास पेमेंट नहीं आ रहा है तो आप फिर क्लेम लॉन्च कर सकते हैं। अगर क्लेम सेटलमेंट के बाद कुछ रिकवरी आ रही है दैट हैज टू बी शेयर्ड इन द सेम रेशियो। तो ये चीज़ें हैं, अगर आपको कोई भी इस पर क्वेरीज हैं, क्वेश्चन हैं तो पूछ सकते हैं। Any questions? Thank you so much. Okay. Okay, thank you, Srivastava ji, and your colleagues also. And I now, on behalf of EPCS, give you a small token amount of present memento. Yeah,